कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने छत्तीसगढ़ी व्याकरण के अगले टॉपिक की तरफ। ये है क्रिया। क्रिया जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ते आए हैं, तो क्रिया से एक पदार्थ समझ में आता है। क्रिया मतलब किसी कार्य का होने का बोध। तो वाक्य में ये वही काम करेगा जैसे हिंदी में करता आया है। बस क्रियाओं को किस रूप में छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है वो आपको समझना है। और थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग हम लोग कर लेते हैं क्रिया के बारे में। जैसे क्रिया के परिभाषा के बारे में अगर बात किया जाए तो जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध हो या उससे अभिव्यक्ति हो या व्यक्त हो, उससे कि वो कार्य को बता पा रहा वो शब्द, वो क्रिया कहलाता है ना। और क्रिया जैसा कि हम लोगों ने विकारी और अविकारी शब्द जो है शब्द साधन के क्लास में समझा था, तो ये एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कहने से क्या तात्पर्य है कि ये जो है इस पे आप किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इसमें चेंजेस लाके आप उसमें काम कर सकते हैं। ये चेंजेस अलाउ करता है, राइट। मतलब विकारी शब्द होने का मतलब हो गया इसमें आप परिवर्तन करके इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, तो इसको विभिन्न तरीकों से आप इस्तेमाल करते हैं। तो आने के लिए जैसा छत्तीसगढ़ी में जब आप इसको कहना चाहो तो आबो या अइबो, ये जो आबो या अइबो दोनों चलता है छत्तीसगढ़ी में। उसी तरीके से जाने के लिए जाबो या जइबो, जाबो या जइबो ये भी चलता है। उसी तरीके से खाने के लिए खइबो या खाबो। तो ये क्रियाएं हैं जो कॉमनली आप लोग यूज़ करते हैं। खाना, पीना, सोना, पीने के लिए पीबो, पढ़ने के लिए पढ़बो, है ना, लिखबो। तो ये सारे के सारे क्रियावाचक शब्द हैं या क्रिया हैं। तो इसी क्रिया में आपको हिंदी में भी पूछा जाता है, संस्कृत से भी आपने पढ़ते हुए आए हैं कि धातु रूप, ये एक टर्मिनोलॉजी आती है और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धातु रूप क्या है। तो धातु बेसिकली जैसे संस्कृत में कहा जाता है धातु, दैट मीन्स क्रिया का मूल रूप। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, क्रिया का मूल रूप। मतलब जब आप क्रिया में कोई विकार ना उत्पन्न किए हों और जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, एकदम मूल फॉर्म में, तो उसी को धातु रूप कहते हैं क्रिया का। जैसे लिखना आप जानते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ाना या पढ़ना एक क्रिया है और इसका मुख्य धातु क्या हो गया? पढ़, है ना। पढ़ एक मूल धातु हो गई। अब इसमें जब आप प्रत्यय लगा दोगे ना, तो ये पढ़ाना हो जाएगा, या आना प्रत्यय लगा दोगे तो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से लिख एक धातु है। अब लिख में आप लिखाना, लिखावट, ये सब जोड़ते चले जाएंगे तो ये सारी क्रियाएं बनती चली जाएंगी। तो ये मूल धातु रूप है जो इसका प्योर फॉर्म है। अब इसमें आप कुछ भी जोड़े, जैसे पढ़ से पढ़ाना बना सकते हो, पढ़बो बना सकते हो छत्तीसगढ़ी में। वैसी तरीके से लिख से लिखबो, लिखाना, ये सब सारी क्रिया के मतलब विकृत रूप है, यानी विकार रूप है, जबकि ये मूल फॉर्म है। तो यही धातु रूप कहलाता है। इसकी परिभाषा एक बार समझ लेते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है। तो मैंने जैसे बताया कि पढ़ जो है, जैसे यहाँ पे मूल धातु, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझे तो पढ़त जो है, अब उस पर एक पीछे प्रत्यय जुड़ गया है और पढ़त हूँ, मैं पढ़त हूँ, यानी मैं पढ़ रहा हूँ। हिंदी में जब आप इसको कहेंगे तो ये विकार इसमें आया है और ये बन गया है क्रिया। मतलब ये मूल धातु थी, अब मूल धातु से ये बन गया सामान्य क्रिया। तो धातु के भी दो उपभेद माने गए हैं, दो भेद या दो प्रकार हैं। क्या है वो देख लेते हैं। एक हो गया मूल धातु, वही जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, धातु का मूल रूप, शुद्ध रूप। और दूसरा यौगिक धातु। यौगिक धातु मतलब अब उसमें कुछ जोड़ दिया आपने, जैसे पढ़त। अब इसी तरीके से यौगिक धातु से भी यौगिक क्रियाएं बनती है। जैसे एक साथ आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं पढ़ना, लिखना, तो वो धातु के क्रिया के रूप में आता है। लेकिन धातु के जो मूल रूप हैं वो दो हैं, मूल धातु या यौगिक धातु। तो मूल धातु में ये सब आ जाएंगे, पढ़, लिख, खाना, है ना। जबकि जब उसमें अपरूप आप पैदा करोगे तो वो यौगिक धातु की तरह काम करते हैं, राइट। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा ये। इसके आगे चलते हैं फिर। मूल धातु, इन्हीं दोनों की डेफिनेशन को बात कर ले तो मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पे निर्भर नहीं रहती। जैसे पढ़,
लिख, जा, खा, पी, रह, ये सब मूल है। इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं करोगे तब भी अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये अर्थ बताते हैं। जबकि इसी में आप कोई चीज़ जोड़ दें, प्रत्यय जोड़ दें, जैसे पढ़ से पढ़ाई बना दिया आपने, लिख से लिखाई बना दिया, जाने से मतलब जा जो धातु है जाने की जो संबोधन कर रहे हैं उसे जाना बना दिया, खा से खाना बना दिया, पी से पिलाना बना दिया, है ना, रह से रहना बना दिया। तो ये सब यौगिक धातु है। तो यौगिक धातु की रचना मूल धातु में प्रत्यय लगाकर की जाती है। तो ये इसका एक सामान्य सा डेफिनेशन हो गया। अगर आपको पूछे तो ये आप लिख सकते हो, इसको आपको ध्यान में होना चाहिए। राइट, चलिए चलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, या सकर्मक अकर्मक कहो। और इसके अलावा द्विकर्मक भी चलता है तीसरे प्रारूप में, लेकिन वो बहुधा इस्तेमाल नहीं होता है, छत्तीसगढ़ी में भी और हिंदी में भी कम होता है। द्विकर्मक समझ लेंगे इसको क्या होता है, लेकिन मूलतः आपको रचना की दृष्टि से ये दो भेदों को जरूर ध्यान में रखना है। एक है सकर्मक, दूसरा अकर्मक। इसके अलावा भी बनाने रचना की दृष्टि से भी जो भेद होते हैं वो और डिफरेंट होते हैं, लेकिन उन पे आपको नहीं जाना है, वो ज़्यादा कोर पार्ट हो जाएगा व्याकरण का। हम इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कर्मक यानी कर्म यहाँ पे लगा हुआ है, तो सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। कर्म दैट मीन्स इंग्लिश में आप कहें तो ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वाक्य रचना में, और ये वाक्य रचना के ही समय आपको समझ में आता है अगर इसको पहचानना है आपको अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आप हमेशा वाक्य रचना ऐसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस अगर इंग्लिश में बात करें तो वर्ब पहले होता है फिर ऑब्जेक्ट जुड़ता है, जबकि इंग्लिश और हिंदी और छत्तीसगढ़ी में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है। ऑब्जेक्ट को ही हिंदी में कर्म कहते हैं और आखिरी में वर्ब का फॉर्म लगता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यही कर्म है, और ये कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को हिंदी में। तो ये कर्ता हो गया और ये कर्म। कर्म मतलब जिस पे काम का प्रभाव पड़ रहा हो। तो ये अगर प्रेजेंट है वाक्य में, यानी कि इस क्रिया को अगर आपको आवश्यकता पड़े कि इस ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, तब वो सकर्मक क्रिया की तरफ जाएगा। मतलब उसको कर्म की आवश्यकता होगी, इस वाक्य में उसको कर्म चाहिए ही होगा, ऑब्जेक्ट उसको चाहिए होगा, वो डिमांड करेगा। जबकि अकर्मक में वो स्वतंत्र होता है, उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर नहीं भी दोगे तो वो अपने आप में पूर्ण क्रिया होगी। तो देखेंगे इसको एग्जाम्पल के हिसाब से तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया में जैसे खाना, पीना हिंदी में कहें तो, है ना, रखना, पाना। अब इसी को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट कर दें तो खावत, पियत, राखे, पाए, है ना। पाए मतलब किसी चीज़ को पाना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो खाना जो है, आप अगर कोई एक सेंटेंस बनाए, इसको वाक्य में प्रयोग करें तो मैं सिंपल सा एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं खावत हूँ, मतलब मैं कुछ खा रहा हूँ। तो हिंदी में हो जाएगा मैं खा रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा मैं या मैं खावत हाँ, है ना। अब इस सेंटेंस में देखो, मैं खावत हूँ अपने आप में पूर्ण दिख रहा है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा क्या, है ना। तो जब भी आपको क्या प्रश्न की आवश्यकता पड़े, क्या लगा के आप फिट कर लेना, हिंदी का क्या खा रहा है, इस प्रश्न की डिमांड आपको जरूरत पड़ी और आपको बताना पड़ेगा। ये सेंटेंस पूरा तो है, लेकिन इसके बाद भी एक सामने वाले से प्रश्न आ सकता है कि क्या खा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस अगर सही में पूर्ण होता तो ये होता मैं, कुछ भी ले लो, आम ले लो तो मैं आमा, या खाना भी ले सकते हो, मैं आमा खावत हाँ, या मैं आम खा रहा हूँ हिंदी में कहोगे तो देखो अब ये सेंटेंस पूरा हुआ, और जो खाने की क्रिया है वो आम पे अधिरूपित होते हुए दिख रही होगी कि खा किसको रहे हो तो आम को, तो ये उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो इसी तरीके से सभी जो आप सकर्मक क्रिया देख रहे हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आपका सेंटेंस अधूरा होगा, हमेशा क्या वाला प्रश्न आएगा। जैसे मैं पियत हूँ तो क्या पियत हूँ, तब मैं पानी पियत हूँ, ठीक है। मैं राखे हूँ तो क्या रखे हो, मैं सामान ला रखे हूँ। उसी तरीके से पाए, मैं पाया हूँ या मैं पाए हूँ तो क्या पाए हो, तो कुछ भी वस्तु पाए, जैसे नोट मिल गया आपको जाते वक्त तो मैं रास्ता में नोट पाए हो, या मैं नोट पाए हूँ
तो नोट आ रहा है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी इन सभी क्रियाओं में। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं इनको वाक्यों में प्रयोग करके आप देखना और ये क्या प्रश्न लगा के देखना। अगर क्या का आंसर आपको चाहिए ही चाहिए होगा तो वो सकर्मक क्रियाएं होंगी, जबकि क्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वो अकर्मक क्रिया में आ जाएगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर में, जैसे हंसना, सोना, चलना, है ना, चिंतन या किसी के बारे में सोचना, मनना, है ना, याद करना, तो ये सभी जो है अकर्मक क्रिया। जैसे इसी को अगर छत्तीसगढ़ी में हंसने को कहे तो हासा थे या हंसना, तो सोना के लिए सूतना प्रयोग में होता है, चलने के लिए रेंगना, है ना, चिंतन या किसी के लिए चिंतन करना तो इसके लिए गुनना या गुंथे ये छत्तीसगढ़ी शब्द होता है, याद करने के लिए सुमरना या सुमरत है ये होता है। तो ये सारे सेंटेंस है। अब इसमें इसको किसी वाक्य में बना के देखो, जैसे मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा मैं हंसत हूँ, है ना, मैं हंसत हूँ। अब इस सेंटेंस में क्या आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, क्या कर्म की आवश्यकता है इस पूरे वाक्य में? देखो तो मैं हंसत हूँ, तो अब इसमें प्रश्न लगा के देखो, ये वाला क्या वाला, क्या हंसत हो पूछ सकते हो क्या? नहीं पूछ सकते। क्यों हंस रहे हो पूछ सकते हो, लेकिन क्या हंस रहा है नहीं हो सकता। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है और हंसने की क्रिया जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट द्वारा हो रहा है, मतलब कर्ता पे ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सीधा सीधा ये मैं पे अधिरोपित हो रहा है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, हंसने के लिए आपको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से सोना, तो मैं सो रहा हूँ, मैं सूता था, तो क्या सूत रहा है नहीं हो सकता, क्या नहीं पूछ सकते हो, है ना। उसी तरीके से रेंगना या चलना, तो मैं रेंगा था, क्या रेंगा था नहीं हो सकता। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं, इनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको भी अगर सेंटेंस में ऐसा पूछे या प्रश्न पेपर में अगर आपको आए तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लो। कॉमनली ये सभी अकर्मक क्रिया है जो पाई जाती हैं और सकर्मक ऑलमोस्ट आप जो आम जिंदगी में इस्तेमाल करते ही रहते हो, राइट। चलिए तो इसी के परिभाषा सहित इसको समझ लेते हैं। जो क्रिया फल के साथ आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फल मतलब वो खाने वाला फल नहीं है, इसका इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना। तो क्रिया में इम्पैक्ट होगा और किसी ना किसी कर्म पे वो जाके आरोपित हो रहा होगा, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। और देख लेते हैं दो एक एग्जाम्पल, जैसे कविता रोटी खावत है ना, ये हो गया छत्तीसगढ़ी सेंटेंस। अगर हिंदी में इसको कहें तो कविता रोटी खा रही है। अब जो रोटी जो है खाई जा रही है, तो खाने की क्रिया हो रही है और ये अधिरोपित हो रही है रोटी पे, और खा कौन रहा है? कविता। तो सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे आपके पास क्रिया भी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। तो खाने की जो क्रिया है रोटी पे अधिरोपित हो रही है। इसी तरीके से मोना गीत गावा थे, है ना, मोना घर जावा थे, कुछ भी बना सकते हो आप। तो ये जो है हमेशा आपके पास जो क्रिया होगी वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे अधिरोपित हो रही होगी। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, अकर्मक का भी परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं छोटे से। जब क्रिया का फल कर्ता में निहित रहता है, जब क्रिया का फल कर्ता में निहित हो तो अकर्मक क्रिया होती है। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट चला जाएगा और क्रिया जो है डायरेक्ट अधिरोपित होगी आपके सब्जेक्ट पे या कर्ता पे। तो ये वैसा ही एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मधु हंसा था, हंसने की क्रिया, तो हंस कौन रहा है? मधु, और ये हंसने की क्रिया भी उसी के ऊपर डायरेक्ट अधिरोपित हो रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा ये। इसी तरीके से चिंताराम गुंथे, तो चिंताराम किसी आदमी का नाम है, आप कोई भी डाल सकते हो, राम गुंथे, सीता गुंथे। गुनना मतलब चिंतन करना, तो गुनने की क्रिया ये कर रहा है चिंताराम। इसी तरीके से याद करने के लिए सुमरना होता है, तो आप बना लो राम सुमर्थे या सीता सुमर्थे। तो ये जो क्रिया है ये अधिरोपित होती है डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर में। तो यही इसके एग्जाम्पल हैं और इसको वाक्य में ही प्रयोग करके आपको समझना है। जैसे पेपर में आपको पूछ दे, 4 क्रियाएं दे दे और इसमें से पूछे कि निम्नांकित में से अकर्मक कौन सा है या सकर्मक कौन सा है, तो आप आसानी से इसको छांट लेंगे और टिक कर पाएंगे, राइट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है अव्यय। अव्यय क्या है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हिंदी व्याकरण या छत्तीसगढ़ी व्याकरण जब भी पढ़ो और टॉपिक मिले तो टॉपिक के पहले सेंटेंस को ही खोल लेने का कोशिश करो, आधा आपके टॉपिक की जानकारी खुद ही दे जा रहा है। तो जैसे अव्यय ये कह रहा मतलब
व्यय मतलब होता है खर्च करना, अव्यय मतलब जिसको खर्च नहीं कर सकते, या जिसमें, अब इसको भाषा की परिभाषा से देखें तो विकार आप नहीं उत्पन्न कर पाओगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो व्यय जो ना हो वही अव्यय है, जिसको खर्च ना कर सके, जिसमें विकार ना उत्पन्न कर सके। तो देखते हैं अवयव आप पढ़ते आए हैं, बस उसको कैरेक्टराइज करना है कि कौन कौन से शब्द हमारे अवयव में आते हैं। चलिए देखते हैं इसके परिभाषा को। पहले ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, ये कारक है, आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, वो सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द में बहुत सारे, जब आप वाक्य बनाते हैं तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पे चेंजेस नहीं होते, वही अवयव है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं चलता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राम ने फल खाया, हिंदी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आए। राम ने फल खाया, अगर इसी को छत्तीसगढ़ी में करो तो ये हो जाएगा राम हर फल खाइस, है ना। तो हिंदी में आप देख रहे हैं राम ने फल खाया। अब इसी का मैं जेंडर चेंज कर दूं, राम के जगह अब सीता को ले आऊं तो देखो क्या हो जाएगा सेंटेंस, सीता ने फल खाया, राइट। अब देखो यहां इसके चेंज होने से इन शब्दों पे अभी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, क्रिया में पड़ता है कभी कभी, लेकिन ये जो शब्द जो दिख रहे हैं ने, फल, ये सब नहीं चेंज होते हैं। तो ऐसे ही बहुत से इस्तेमाल करते हो आप एक वाक्य के अंदर, वो चेंज नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति में। आप उसका जेंडर चेंज कर दो, वचन चेंज कर दो, पुरुष चेंज कर दो, पर वो चेंज नहीं होते हैं। तो यही अवयव के अंतर्गत आते हैं, और अवयव को आप जानते भी हो। इसके टाइप देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो अवयव के 4 भेद या 4 प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ये है सबसे पहले क्रिया विशेषण, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसकी आपको समझ है बहुत ज़्यादा, इसको देखेंगे परिभाषा सहित। फिर संबंध बोधक शब्द, उसके बाद समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। अच्छा, इन संबंध और समुच्चय वालों को संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत जो हमने रेक्टिफाई किया था, जिसमें क्लासीफाई किए थे, उनके अंतर्गत नहीं ले जाना है ना, वो अलग है। वो संज्ञा सर्वनाम के प्रकारों में आप लोगों ने देखा होगा। पर ये विशेषण, ये जो है अवयव के प्रकार हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अलग अलग शब्द के समूह हैं, इसको हम लोग देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं। क्रिया विशेषण आप जानते हो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जबकि विशेषण की परिभाषा क्या थी, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब यहाँ पे क्या हो गया चेंज, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया की विशेषता कैसे, जैसे चलना या खाना क्रिया है, तो तेज चलना, वो तेज चल रहा है जब कहोगे तो तेज जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो तेजी से चल रहा है, राइट। जबकि राम सुंदर है जब आप कहते हो तो सुंदर होना जो है राम की विशेषता है, तो वहां विशेषण हो गया, और क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। अब इसमें भी सब टाइप है क्रिया विशेषण के अंतर्गत, तो देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर ये 4 अलग अलग उसमें बंटता है। ये है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इनके भी सब टाइप हैं, मतलब क्रिया विशेषण। ये अवयव का पहला टाइप है क्रिया विशेषण, उसके सब टाइप में ये 4 हैं। मतलब क्रिया विशेषण को भी आप डिवाइड कर सकते हो 4 अलग अलग हिस्सों में। सीधे सीधे शब्दों को देखेंगे छत्तीसगढ़ी में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, और उसको आप वाक्य में कैसे कैसे प्रयोग कर पाते हो। तो स्थानवाचक के बारे में चलते हैं। देखो ये है स्थितिवाचक। अब स्थानवाचक के अंतर भी सब टाइप है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये स्थानवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ, यहाँ जिसको हिंदी में कहते हैं, उहाँ, वहाँ, भीतर, तो भीतर का छत्तीसगढ़ी में भी भीतर ही होता है। बाहर के लिए बाहिर, बाहिर जाना है ना। एति इधर, ओति उधर। जेवनी, ये दिशावाचक में हम लोग और एक बार देख चुके हैं। तो जेवनी मतलब दायां हाथ या दायां की तरफ, डेरी मतलब बाएं की तरफ। तो ये सारे शब्द भी अव्यय हैं। जैसे देखो इसका अगर एग्जाम्पल ले, यहाँ अगर हिंदी में मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ी ही कर लेते हैं सीधा। यहाँ राम हा
रही थे, मतलब यहाँ राम रहते हैं, रही थे, है ना। तो यहाँ पे ये यहाँ जो है ये स्थानवाचक अव्यय शब्द है। अब इसी को मैं सीता के एग्जाम्पल से लूँ तो यहाँ सीता रहे थे, तो देख रहे हो आप इसका प्रयोग एज इट इज हो रहा है। तो ये सारे शब्द अवयव की तरह काम करते हैं, मतलब वहाँ आप चेंज नहीं देखोगे, मतलब इसको जहाँ भी लगाओगे, किसी भी जेंडर के साथ लगाओगे, यहाँ तो यहाँ ही रहेगा, है ना। तो उसी तरीके से दिशावाचक में भी आपको मिल जाएगा, एति बर राम के घर है। तो ये एग्जाम्पल आप बना सकते हो। इन शब्दों को ध्यान रखना, ऐसे ही छत्तीसगढ़ी के शब्द हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसको क्या बोलते हैं यहाँ के लिए यहाँ, क्योंकि जब हिंदी से छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी से हिंदी वाक्य रूपांतरण आता है तो ये सब आपके काम आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसको देखते हैं, कालवाचक, ये भी उसी का सब टाइप है। इसके अंतर्गत समयवाचक आता है, फिर अधिवाचक आता, अवधिवाचक आता है, फिर बारंबारता वाचक। बारंबारता मतलब रिपीटेशन में, तो क्या क्या है देख लेते हैं भाई। समय के लिए जैसे वो आज आएगा, तो वो आज वाला सेंस जो है छत्तीसगढ़ी में भी आज ही रहता है। कल के लिए काली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तेहा काली जाबे, मतलब तुम कल जाओगे, इस तरीके से। फिर आजकल, मतलब जो कहते हैं आजकल समय खराब है, तो आज काली समय खराब है, छत्तीसगढ़ी में ऐसा चलता है। फिर नित्य या नित्य कहते हैं इसको, तो नित्य स्नान करना चाहिए या नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो नित्य पूजा अर्चना करे बर करना चाहिए, ऐसा टाइप का सेंस है। तो नित्य को आप ध्यान में रखेंगे, नित्य के लिए छत्तीसगढ़ी में नित्य शब्द का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अवधिवाचक, मतलब कोई कार्य अगर कंटिन्यूअस चल रहा है तो उसको हम लोग बता देते हैं, जैसे दिन भर से वह काम कर रहा है, तो वही वाला सेंस है दिन भर को, दिन भर, रात भर से काम हो रहा है कंटिन्यूअस, तो रात भर। ये अवधि को बताता है, समय, और ये भी अव्यय शब्द है। उसी तरीके से बारंबारता में अगर बात करें तो रिपीटिशन, तो हर बार, है ना, जैसे हिंदी में इस्तेमाल करते तो छत्तीसगढ़ी में भी हर बार ही होता है। कई बार मतलब कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, ऐसा जैसे इस्तेमाल करते तो इसको छत्तीसगढ़ी में कई बार या कई बेर दोनों इस्तेमाल होता है। कई बेर, है ना, बेर मतलब समय का वो है, सूचक है छत्तीसगढ़ी में, बार की जगह बेर लगाते हैं, तो कई बेर, कई बार। उसी तरीके से प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन वाला, तो ये भी अव्यय शब्द है। इसी तरीके से परिणामवाचक में चलते हैं, जो इसका तीसरा सब टाइप है। परिणामवाचक के अंदर भी और भी सब टाइप हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये शब्दों को जरूर ध्यान में रखना। तो देखो, अधिकता बोधक मतलब ज़्यादा की संभावना जब आपको दिखाना हो तो क्या क्या इस्तेमाल करते हो, तो जैसे हिंदी में बहुत, तो छत्तीसगढ़ी में भी बहुत। खूब के लिए खूब या खूबेच ऐसा इस्तेमाल करते हैं। फिर बहुत के लिए बहुतेज, या एकदम ज़्यादा हो गया अत्यंत, है ना, उसके लिए बहुतेज। फिर अति, अतिहा ठीक नहीं होए, मतलब ज़्यादा किसी भी चीज़ की अधिकता जो है सही नहीं होता है, तो अतिहा ठीक नहीं हो, या अति के अंत होते, मतलब किसी भी चीज़ का अधिक हो जाना विनाश की तरफ ले जाता है। तो ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं वैसी के वैसी। फिर न्यूनता बोधक बोले तो कमी, थोड़ा सा कम बताने का जब सेंस हो, तो हिंदी में जरा इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ी में भी जरा होता है। थोड़ा के लिए थोड़ा चलता है, या थोड़कुन, है ना, ये भी इस्तेमाल होता है। फिर कुछ, कुछू ऐसा बोलते हैं, जैसे चावल वावल परोसा जा रहा है तो थोड़कुन देवे मोला, मतलब कम सही देना, ज़्यादा नहीं, तो ये कम का बोधक कराता है, ये भी अवयव शब्द है। इसी तरीके से पर्याप्त, इनफ का जब सेंस बताना हो कि हाँ बस हो गया, मतलब इतना पर्याप्त है, तो ये सारे शब्द आप हिंदी में इस्तेमाल करते हो, बस हो गया, है ना, तो वो यहाँ भी वैसे इस्तेमाल होता है। पर्याप्त, यथेष्ट, है ना, काफ़ी, ये भी यहाँ चलता है, ठीक है, ओके, है ना, तो ये सारे सेंस पर्याप्त बोधक और ये भी अवयव शब्द। इसी तरीके से तुलना बोधक पे चले तो कम, अधिक, अतका, उतका। अतका मतलब इतना, इतना क्यों दे दिए, है ना, तो ये तुलनात्मक, भाई इसको ज़्यादा दिए, इसको कम दिए, तो इतना काबर देवा था, तो अतका, है ना। उतना, तो उतका, मतलब किसी के पास अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उतका देहस उतके मोहल दे, है ना, ओला देहस उतके मोहल दे, तो उसको जितना दिए हो उतना मेरे को भी, तो ये तुलना बोधक अवयव शब्द हैं, उतका। उसके बाद श्रेणी बोधक पे बात करें तो बारी बारी जैसा इस्तेमाल करते हो आप हिंदी में, वैसे यहाँ भी चलता है। तिल तिल, तिल तिल के लिए मरना, मतलब
छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरस रहा है, ऐसा जो सेंस आता है। फिर थोड़ा थोड़ा, थोड़ पानी दे, थोड़ थोड़ करके मार, तो ये सब ये जो है श्रेणी बोधक परिणाम वाचक अवयव के तहत अंतर्गत आते हैं। तो इन शब्दों को ध्यान रखना, अमूमन हिंदी में जैसे इस्तेमाल होते हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ी के भी शब्द हैं जो अलग हैं थोड़े से, उनको ध्यान रखना। जैसे थोड़कुन, ये काफ़ी इस्तेमाल होता है छत्तीसगढ़ी शब्द में, तो इसको ध्यान में रखना है। अतका, ओतका, इन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इतना, जो हिंदी में इतना कहते हो उसके लिए अतका, उतना जब कहते हो तो ओतका। इस टाइप के जो अलग शब्द हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर चलते हैं चौथे जो रीतिवाचक है इसके तरफ। तो रीतिवाचक बस रीति संबंधी, जैसे ऐसन, ऐसन कैसे हो गए, ऐसे कैसे हो गए, जैसे हिंदी में कहते हैं, तो ऐसन छत्तीसगढ़ी के लिए इस्तेमाल होता है ऐसन। वैसे, वैसे कैसे चले जाओगे, तो वैसन, है ना, ऐसन, वैसन, जैसन, जैसे, जैसे हिंदी में इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए छत्तीसगढ़ी में जैसन। उसी तरीके से कैसे के लिए कैसन, धीरे तो धीरे ही हो गया, अचानक, अचानक भयानक आ गया, तो ये रीति संबंधी है, अचानक आना, ठीक है। फिर घलो, कदाचित का सेंस है, घलो मतलब वो घलो आ रही से, घलो दैट मीन्स आप उसमें एक संभावना भी डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जैसे आपने एक को इन्विटेशन दिया है और 2 लोग पहुंच जाते हैं तो आप बोलते हो ना वो भी आया था क्या, हिंदी में, तो वही वाला सेंस है, वो घलो आ रही इसका छत्तीसगढ़ी में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अवश्य, अवश्य के लिए ये वाला शब्द छत्तीसगढ़ी में अभी नहीं चलता है, चूँकि अभी देवनागरी के सारे वर्ण इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी ये नहीं इस्तेमाल होता है। ये शा और ये शा दोनों छत्तीसगढ़ी में संज्ञा को छोड़ के अभी संज्ञा में इस्तेमाल कर सकते हो, ये आया हुआ है, बट बाकी जगह पे यही सा चलता है, तो अभी यही लेके चलना है। तो अवश्य का अवश्य हो गया, ठीक है। एकरे सेती, इसलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकरे सेती, है ना, इसलिए, जैसे कोई सेंटेंस कहना है और बताना है, इसीलिए कहा था कि वहाँ मत जाओ, है ना, तो एकरे सती कह रहे हो वहाँ मत जा, मतलब वो रोकने का रीति है ये, है ना। इसी तरीके से तक को हिंदी में भी वही तक है और छत्तीसगढ़ी में भी वही है। फिर हो, हव, हाँ, ये हामी भरने वाला वो है, संबोधन है, हाँ हव जो बोलते हैं, हव जी, तो ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से यथाशक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यथा संभव, यथाशक्ति, तो ये जो है छत्तीसगढ़ी में हो जाता है यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति जो कहते हैं शक्ति के अनुसार हिंदी में, वही यहाँ पे यथाशक्ति। इसको बहुत ध्यान से याद रखना आपको, क्योंकि ये थोड़े अलग वर्ड हैं, ये सब समझ में नहीं आते हैं। आप इसमें यथाशक्ति ही लिखाओगे तो गलत हो जाएगा छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में, ठीक। फिर चलते हैं अगले जो हमारा टाइप था उसका, संबंध बोधक। अब ये किस टाइप के अवयव हैं इसको जान लेते हैं। अवयव किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध पूरे वाक्य से दिखाते हैं, मतलब संज्ञा के जस्ट आफ्टर नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि जस्ट आफ्टर हो, संज्ञा के कुछ सेंटेंस, एक आध सेंटेंस छोड़ के आएगा, लेकिन पूरे संज्ञा का जो संबंध है वो पूरे वाक्य से जोड़ता है। एग्जाम्पल पे जैसे देख रहे हैं आप कि ओह दिन भर काम करत रहीस, अगर हिंदी में समझे तो वह दिन भर काम करता रहा। तो देखो ये जो भर शब्द है यहाँ पे संबंध बोधक है, और ये जो वह है ये सर्वनाम है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, तो वह दिन भर काम कर रहा था, तो ये भर आने के बाद ये जो पूरा सेंटेंस है इसके साथ इस वह का ये रिलेशन जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो शब्द आप हिंदी में इस्तेमाल करते हो वैसे छत्तीसगढ़ी में भी चलते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं वो देख लेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सके, ये छत्तीसगढ़ी है। अगर हिंदी देखें तो मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो ये जो बिना शब्द आया है, ये बिना जो है इस मछली का रिलेशन इधर वाले वाक्य से बता रहा है, दिखा रहा है। तो देख रहे हैं आप, संज्ञा का संबंध जोड़ रहा है, वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वो वाक्य के बाकी सेंटेंस से जोड़ पा रहा है, तो ये आने के बाद ये जुड़ रहा है। तो इसी तरीके से संबंध बोधक जो शब्द है आप हिंदी में इस्तेमाल करते हो वो छत्तीसगढ़ी में भी कॉमनली चलते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो थोड़े से अलग हो सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अपेक्षा, अपेक्षा, इसकी अपेक्षा वह बेहतर रहता, ये वाला जो इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी में भी वही है, छत्तीसगढ़ी में वही है। समान, इसके समान, उसके समान, या असन, छत्तीसगढ़ी में असन भी इस्तेमाल कर सकते हो समान के लिए, इसके समान, तो रसन नहीं देखे हो वाला जो सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं पहले। इसी तरीके से बाहर, ये भी इसमें आ जाता है। भीतर,
तो भितरी या भीतर भी कहते हैं, या भितरी, भितरी का भी सेंस होता है, ये भी सही है। इसी तरीके से पहली, ये पहली वो वाला है पूर्व, मतलब एकर पहली कौन, है ना, तो ये संख्यावाचक समझ रहे हो, मतलब क्रमवाचक भी मान सकते हो कि इससे आगे कौन, तो पहली, है ना, पहले, ये भी वैसा ही चलता है। फिर आगे के लिए आगू, जैसे लाइन पे आप खड़े हो तो मेरे आगे कौन है, तो मोर आगूम कौन है ना, तो आगूम कौन है, आगू मतलब आगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये अलग छत्तीसगढ़ी शब्द। यहीं से आप लोग धीरे धीरे अपना जो शब्दकोश है वो भी बढ़ाते चलें कि छत्तीसगढ़ी में पर्टिकुलर शब्द को क्या कहते हैं, है ना। इसी तरीके से पीछे के लिए पाछू, अब वही लाइन वाला सेंस मान लो, तो लाइन में आप खड़े हो तो आपके आगे 2 लोग खड़े, तो आप मोर आगुम 2 जन खड़े, मोर पाछुम 3 जन खड़े हैं, तो पाछू मतलब लाइन से पीछे, है ना, या पीछे के सेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो शब्द के अनुसार। फिर संग, फिर सहित, ये जैसे हिंदी में है वैसे यहाँ भी चलता है। आस पास, ठीक है, रात भर, दिन भर, तक, है ना, सामने, ये सभी संबंध बोधक अवयव के रूप में शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो छत्तीसगढ़ी के टिपिकल वर्ड हैं उनको जरूर ध्यान में रखें। फिर चलते हैं समुच्चय बोधक की तरफ। ये आपका तीसरा जो अव्यय शब्द है, इसको देख लेते हैं कि 2 वाक्यों को समुच्चय करने वाला, अर्थात परस्पर जोड़ने वाला। इससे पहले आपने देखा संज्ञा या सर्वनाम का वो रिलेशन जोड़ रहा था वाक्य के बाकी शब्द में, इसलिए वो संबंध बोधक था। जबकि समुच्चय बोधक में क्या हो रहा है, समुच्चय कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको, 2 वाक्यों को, 2 सेंटेंस, 2 डिफरेंट सेंटेंस, दोनों अलग अलग भी स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ के जब कहा जाए तब ये काम आता है आपके समुच्चय बोधक। इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, जैसे और एवं, तथा, ये सब हिंदी में इस्तेमाल करते हो, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में भी वो इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है। जैसे और या एवं के सेंस के लिए छत्तीसगढ़ी में होता है औ, है ना, राम औ श्याम जावत है, तो राम और श्याम, तो औ जो है और का सेंस दिखाता है। उसी तरीके से तथा ही चलता है, या और अथवा के लिए या लगा सकते हैं, नहीं तो ये नहीं तो हो जाता है। इसी तरीके से लेकिन कन की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ी का थोड़ा टिपिकल्ट, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से पर ही चलता है। परंतु के लिए फेर का इस्तेमाल होता है। वो आए रही फिर चल दिस, मतलब वो आया था पर चला गया, या परंतु चला गया जब हिंदी में बोलोगे तो उसके लिए फेर शब्द का, पर और परंतु दोनों के लिए छत्तीसगढ़ी में फेर का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये जैसा कि है, ये दोनों ही सिमिलर सेंस, किंतु के लिए भी फेर लगता है, पर के लिए भी फेर लगता है, परंतु के लिए भी फेर लगता है। इसी तरीके से लेकिन चलता है, जैसे हिंदी में वैसे ही छत्तीसगढ़ी में भी लेकिन चलता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो देखो, राम उठिस औ ओहा बाजार जाए बर निकल पड़िस, तो यहाँ पे राम उठा और वह बाजार जाने के लिए निकल पड़ा। तो देखो ये एक सेंटेंस है, राम उठा, ये आप सिंपली भी बोल सकते हो, और वह बाजार जाने के लिए निकल पड़ा, ये भी एक अपने आप में सेंटेंस है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसों को कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक हो गया। तो ये सारे शब्द जो हैं आप उदाहरण पे जो देख रहे हैं, जब 2 वाक्यों को कोई शब्द जोड़ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव। और ये वाक्य में अगर आप लिंग या वचन चेंज करोगे तो ये नहीं चेंज होगा, और का औरो नहीं होता है, और ही रहेगा, तो वो वैसे ही चलने वाला है ना। यहाँ राम की जगह सीता रख दो या बहुत सारे रोग रख दो, तब भी वो वैसे ही सेंस करेगा, राइट। इसीलिए ये अवयव है, क्योंकि इन पे विकार नहीं उत्पन्न होगा। चलिए, अब आखिरी जो आपका अव्यय शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विस्मयादि बोधक। इसको हिंदी में भी आप जानते हो, जिसमें आपको विस्मय का बोध हो। विस्मय किसी भी कारण से हो सकता है, दुख से, खुशी से, हर्ष से, अचानक आई हुई चीज़ जो आप देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, और जो सेंटेंस निकलता है विस्मयादि, उसी को विस्मय कहते हैं। देख लेते हैं इसके अगर परिभाषा आपको लिखने बोले तो क्या लिखेंगे, जिन अवयवों से हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, घृणा मतलब खिन्नहाहट या किसी चीज़ को देख के छी जो कहते हो वो वाला हो गया, घृणा आदि का भाव व्यंजित हो, यानी निकले उससे भाव, इसको क्या कहते हैं आप, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, ये बड़ा चलता है, हाय वो मर गिस, है ना, तो छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में अगर इसको कहें तो हाय वह तू मर गया, है ना। तो ये जो हाय है और उसके बाद ये वाला चिन्ह लगता है, जब भी विस्मयादि बोधक रहेगा तो एक छोटा डंडा, फिर उसके नीचे ये
बिंदी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, विस्मय जब भी आपको दिखाना हो तो ये लगता है। तो और कौन कौन से विस्मयादि बोधक शब्दों का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ी में होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हैं 7 टाइप के उपभेद हैं। हालांकि उपभेद आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, लेकिन ध्यान में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए यहाँ पे सारे इंगित है। जैसे हर्ष बोधक में आप खुशी में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं विस्मयादि बोधक, वो देख लेते हैं। यह है वाह, वाह क्या बात है वाला जो सेंस आता है वो वही है ओह, ठीक है। धन्य है, तो ये छत्तीसगढ़ी में जो धन्य है वाला सेंस आता है उसके लिए धन्य है ऐसा कहते हैं। जैसे धन्य है, धन्य भाग हमारे कि आप पधारे, जैसे हिंदी में कहोगे तो वो धन्य भाग हमार कहते हैं पधारे हमारे द्वार, ऐसा छत्तीसगढ़ी में कहेंगे। फिर किसी को खुश होकर जब आप शाबाशी देते हो, कोई अच्छे नंबर से पास हुआ तो शाबाश क्या बात है ना, तो वही वाला है, और छत्तीसगढ़ी में भी शाबाशी चलता है। फिर शोक बोधक में आए तो हाय जो हम लोगों ने देखा, फिर आह ये दर्द वगैरह कराह जब होती है तब ये इस्तेमाल करते हो हिंदी में, वैसा ही छत्तीसगढ़ी में। फिर आश्चर्य बोधक की बात करें तो ऐं, हाँ ये प्रॉपर टिपिकल छत्तीसगढ़ी का शब्द है ऐं। इसको अगर आपको छत्तीसगढ़िया पहचानना है तो 2 शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक में जो इस्तेमाल होते हैं, एक हो गया ऐं और दूसरा हो गया हाउ, है ना। ये दोनों जो है छत्तीसगढ़िया की पहचान है। तो अगर आप कहीं बाहर में हैं और ऐं शब्द को इस्तेमाल कर रहा है तो निश्चित है या तो वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ही निवासी है। ऐं और हाव ये दोनों शब्द अगर उसके मुंह से बार बार निकल रहा है तो ये छत्तीसगढ़ियों को पहचानने की एक आपके पास विधा हो गई। तो ये आप अवयव के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। तो ऐं मतलब किसी चीज़ के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो छत्तीसगढ़ी में ऐं कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द को आपने नहीं सुना तब भी ऐं क्या होगे, अचानक कोई घटना हो गई ऐं क्या होगे, तो ये ऐं जो है हमेशा इस्तेमाल होता है, राइट। ये आश्चर्यबोधक। उसके बाद क्या तो आप जैसे हिंदी में करते हो वैसा ही ओहो, ये भी हिंदी का जैसा ही इस्तेमाल होता है वाला है ही सेंस है। उसके बाद स्वीकार बोधक, हाँ इसकी जो बात कर रहा था मैं, ये हाउ जब हामी भरना रहता है तो छत्तीसगढ़ी में हाउ कहा जाता है ना, हाँ कर दूंगा तो हाउ, ये भी सेंटेंस जो है अवयव है और विस्मयादि बोधक अवयव है। इसके अलावा हव जी, हाँ जी, है ना, हामी भरने के लिए ये स्वीकृति बोधक, मतलब आप किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे, हाउ कर दूंगा, हाउ जी हो जही, तो जा ठीक अच्छा, ये सब भी स्वीकार बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अनुमोदन बोधक, ये भी लगभग सिमिलर होता है स्वीकार बोधक के तहत, और ये शब्द आप जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब अलग दिखेंगे आपको। स्वीकृति और अनुमोदन लगभग सिमिलर ही इस्तेमाल होते हैं, तो वही वाले शब्द आपको यहाँ भी दिख रहा है। जैसे इसमें रिपीटिशन में हाउ हाउ कर दूँ, हाँ हाँ कर देंगे ऐसा जो कहते हैं ना हिंदी में, वैसे ही हाउ हाउ हो जाई काम हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही है। इसके बाद तिरस्कार बोधक, यानी कि किसी को तिरस्कृत करना, भगाने के सेंस में या घृणा के सेंस में हल्का सा, तो छी दूर हटो, ऐसा जो है ना, अचानक से कोई बदबूदार या गंदी चीज़ देख लो तो छी कैसा है ये, ऐसा, तो ये तिरस्कार बोधक। उसी तरीके से हट बोलते ना, हट इधर से हट, ये भी तिरस्कार बोधक हो गया। दूर हट, ये सब जो हिंदी में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ी में। फिर संबोधन बोधक जो होता है, हे अहे अरो, जो आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ी में अरे रे, है ना, जी हे और अहो यहाँ भी चलता है। तो ये सारे आपके अवयव शब्द हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इन सभी के खास तौर पे जो टिपिकल छत्तीसगढ़ी हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे।